हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स BCOG 171 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो हमें पहले इको सिस्टम बताना है क्या होता है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, उसके बाद फंडामेंटल या सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं किसी भी इकोनॉमी के, और रिसोर्सेस एलोकेशन कैसे किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में। इसका आंसर है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं तो एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी और अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कि किसी सोसाइटी में या किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, रिसोर्स को एलोकेट करना। इस सिस्टम प्रोडक्शन के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। मतलब कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है प्रोडक्शन का जिसमें रिसोर्सेज को एलोकेशन करना और गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी एक गिवन सोसाइटी या एरिया में, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब बात करें कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी का। ठीक है, ये पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो कंसेप्ट क्या होता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स होता है कमी। कमी के दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो अनलिमिटेड वांट है और एंड्स है। मतलब कि लोगों की जो वांट्स है बहुत ज़्यादा है, वो अनलिमिटेड है, लोगों की वांट्स खत्म नहीं होती। जितना आप उन्हें दे दोगे उसके बाद भी उनकी वांट्स रहेंगी। जैसे मान लो कि इंसान है, उसको आपने 4,000 रुपये दे दिए, उसकी फिर भी कोई ना कोई वांट रहेगी कि मुझे और सामान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है, और इसका स्कार्स रिसोर्सेज और मीन्स, और जो रिसोर्स है वो कम है। ठीक है, आपके पास पैसे कम है लेकिन लोगों की वांट्स ज़्यादा है, तो इसे हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्कैसिटी। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो इसमें पहला लैंड है, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं प्रोडक्शन में, कौन कौन से चीज़ें काम आती हैं। तो पहला लैंड है, ज़मीन के बिना या फिर जहाँ पे आपकी फैक्ट्री बनी हुई है जो लैंड है उसके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता। फिर आपको चाहिए लेबर, सबसे ज़रूरी है मजदूर। ठीक है, मजदूर भी चाहिए आपको प्रोडक्शन के लिए। मशीन कौन चलाएगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, ठीक है, तो मजदूर भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी, बिना पैसे के रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन का काम, मतलब इन जो ये 4 फैक्टर्स इनके बिना नहीं हो सकता, तो कैपिटल भी चाहिए। फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस चला रहा है, जिसका बिजनेस है, जो सब मैनेज कर रहा है, ठीक है, जिसके अंडर में सारा काम हो रहा है, वो तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन आप लिख सकते हो। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। अब बात करते हैं द फंडामेंटल या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की, या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इनको समझते हैं। तो पहला है, यहाँ पे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है किसी भी इकोनॉमी के। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं 11th-12th में, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में करना है। मतलब आप कोई चीज़ आप बनाना चाहते हो अपनी फैक्ट्री में या बिजनेस में, तो आपका पहला ये प्रॉब्लम है कि आपको बनाना क्या है, आपको प्रोड्यूस क्या करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड आता है कि कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आपने सोच लिया कि मुझे ना यहाँ पे जो कोट होते हैं या जैकेट्स होते हैं लेदर की, उनकी फैक्ट्री डालनी है। अब आप पहले पता कर लिया कि हमें लेदर बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, वो भी आपने पता कर लिया। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, उसे प्रोड्यूस कैसे करोगे, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो। अगर आप लेदर अगर रिच पीपल के लिए करना चाहते हो तो आपकी जो लेदर है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी भी कैसी हो, अच्छी हो। और अब पूरे के लिए करना चाहते हो तो क्वालिटी चाहे थोड़ी सी कम हो लेकिन प्राइस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे कि अफोर्ड कर पाएँ। तो आपको ये पता करना पड़ता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये 3 आपकी फंडामेंटल या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं किसकी, इकोनॉमी की। अब बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करूँ मैं तो इसमें आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है समझ लेते हैं। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइसेस ऑफ कम्युनिटीज इन द मार्केट आर अफेक्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दैट जनरेट ओपन कंपटीशन इन द मार्केट विच लीड्स टू ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सिंपल समझ लो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सरकार का इतना ज़्यादा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, सरकार का इतना ज़्यादा उसमें कोई फोर्स नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ओपन मार्केट, फ्री मार्केट होता है कि कॉम्पिटिटर्स आते हैं मार्केट में, सेलिंग करते हैं अपने हिसाब से, सरकार का उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अगर आप इन तीनों इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी की जो वीडियोज़ पढ़ी है उसे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं।
तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे प्राइस ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है, गुड्स है, उसके प्राइजेस इन द मार्केट, मार्केट में आर अफेक्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो किससे अफेक्ट होते हैं, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। जितनी डिमांड होगी, जितनी सप्लाई होगी, उससे क्या होगा, प्राइजेस अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। दैट जनरेट ओपन कॉम्पिटिशन मार्केट, और उससे क्या होता है कि मार्केट में ओपन कॉम्पिटिशन होती है हर एक के बीच में, ठीक है। अब क्या है कि जैसे डिमांड ज़्यादा आ गई तो आपने सप्लाई भी ज़्यादा कर दी, ठीक है। प्राइजेस की अगर ज़्यादा डिमांड है तो आपने किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो आप क्या करते हो, प्राइजेस ज़्यादा कर देते हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ओपन मार्केट ना हो तो आप प्राइस बहुत हाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, सब प्राइवेट लोग हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं आके, ठीक है। तो अब उसमें आप जब आप प्राइस बढ़ाओगे, दूसरा बंदा कम कर देगा प्राइस, तो आपका कोई खरीदेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ओपन मार्केट है, ओपन कंपटीशन है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिससे कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और एलोकेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। वेस्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन में हो। आप अगर अपना रिसोर्सेज वेस्ट करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में कीमत ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा कीमत लगेगी तो आप उसका प्राइस हाई रखना चाहोगे, लेकिन हाई प्राइस रख नहीं सकते क्योंकि आपके यहाँ पे ओपन मार्केट है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको समझ लेते हैं। सोशल मीन्स आपको पता है सामाजिक, इसका मतलब होता है कि इसमें गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल रहता है किसी मार्केट पर। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट की वो रहती है, रिस्ट्रिक्शन रहती है, प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक है। सारा कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का। उसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑन्ड बाय द स्टेट या गवर्नमेंट, ठीक है। किसके द्वारा ऑन किया जाता है, स्टेट द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। रिसोर्स एलोकेशन इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल प्लानिंग रेदर देन बाय मार्केट फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, सेंट्रल प्लानिंग, मतलब गवर्नमेंट की प्लानिंग के द्वारा रिसोर्स एलोकेशन डिटरमाइन किया जाता है कि कितना प्राइस रखना है, कितना किसको एलोकेट करना है, कितने आपको डिमांड करनी है, कितनी सप्लाई करनी है, ठीक है। और इससे मार्केट फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड से क्या है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिला के जो बना है उसे बोलते हैं मिक्स्ड। मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर इन्वॉल्व इन रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन। इसमें क्या है, मार्केट फोर्स जो मैंने बताया था कि जहाँ पे ओपन मार्केट है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो भी इसमें, और गवर्नमेंट भी इसमें मतलब इन्वॉल्व रहता है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब इसमें क्या है कि प्राइवेट लोग भी रहते हैं और पब्लिक सेक्टर वाले भी रहते हैं, किसमें, रिसोर्सेज एलोकेशन के डिसीजंस में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको अगर डीपली पढ़ना है तो आप जाके इंडियन इकोनॉमी क्लास पढ़ सकते हो, यूनिट 1 जो मैंने डाला है, 3 वीडियोस है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। एक्सप्लेन द मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब किसी कम्युनिटी के मेन डिटरमिनेंट्स क्या है, डिमांड की, और डिटरमिनेंट क्या है, सप्लाई को बताना है। तो इसके देख लेते हैं आंसर। मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स आर, पहला है प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। डिमांड को डिटरमिन करता है कि कम्युनिटी की प्राइस क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होता है, डिमांड लो करते हैं। ज़्यादा प्राइस है तो लो डिमांड होगी, कम प्राइस है तो हाई डिमांड होगी। सेकंड है प्राइसेस ऑफ अदर रिलेटेड कम्युनिटीज़, और जो कम्युनिटीज़ है उसके संबंधित उनकी डिमांड क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि उनका प्राइस का इस पर डिपेंड करता है डिमांड होगी नहीं होगी, ठीक है। तीसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर की इनकम कम है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा हाई फाई है तो वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जिसकी सैलरी 2-3 हज़ार रुपये महीने है, उसको शॉप चाहिए, तो पियर्स या लक्स इंटरनेशनल तो नहीं लेगा, वो क्या करेगा, या तो लाइफ बॉय लेगा या फिर संतूर लेगा, वही शॉप्स लेगा, ठीक है। तो आप जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी डिपेंड करता है। चौथा है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, क्या उसको आपका प्रोडक्ट सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी इसमें डिपेंड करता है। कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, ठीक है, उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी। फिफ्थ है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड, ठीक है। और सिक्स्थ है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो मतलब लोगों में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जिसमें आप रह रहे हो उसमें इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे ज़्यादा रिच लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, पुअर को कम किया जा रहा है। अगर दोनों को इक्वल किया जा रहा है तो आपकी डिमांड इक्वल भी रह सकती है, मतलब दोनों लोग खरीद सकते हैं। इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ मार्केट। साइज ऑफ पॉपुलेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ मार्केट, किसी मार्केट के लिए डिमांड को डिटरमिन करना। तो ये मेन डिटर्मिनेंट्स है डिमांड की। अब बात करते हैं मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के सप्लाई के मेन डिटर्मिनेंट्स क्या है, ठीक है। तो पहला है प्राइस ऑफ द कम्युनिटी सप्लाइड, कितनी कम्युनिटी सप्लाई की जा रही है उस पर पहला ये हो गया, उसका प्राइस क्या है, ठीक है। जो आपने कम्युनिटी सप्लाइड की है उसका प्राइस क्या है। दूसरा है गोल ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का गोल क्या है, वो कितना माल बेचना चाहता है, वो डिपेंड करता है। तीसरा है
टेक्नोलॉजी, आप मशीन का यूज़ कर रहे हैं सप्लाई ज़्यादा होगी, अगर मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हो सप्लाई कम होगी। तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। चौथा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, कितना टैक्स ले रही है, कि आप कितना सेल कर सकते हो, कितना आपको, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आपकी जो सप्लाई है वो भी इफेक्ट करती है। फिफ्थ है प्राइसेस ऑफ अदर कम्युनिटीज़, और जो कम्युनिटीज़ हैं उनका प्राइजेस क्या है इस पर ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आपकी सप्लाई मतलब डिटरमाइन करता है सप्लाई किसी भी कम्युनिटी का। सिक्स है नंबर ऑफ फर्म्स, कितने फर्म्स आपके आसपास हैं, कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब ज़्यादा फर्म्स होंगे डिमांड कम आएगी, डिमांड कम आएगी तो आप सप्लाई ज़्यादा मार्केट में नहीं करोगे, प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मेन डिटरमिनेंट्स थे सप्लाई ऑफ कम्युनिटी के। इसका बी है व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इफिशियंसी ऑफ लेबर, मतलब इफिशियंसी, लेबर की इफिशियंसी के डिटरमिनेंट्स क्या हैं, कि लेबर कब इफिशियंट रहती है, अच्छे से काम कब करती है। तो इसके डिटरमिनेंट्स ऑफ इफिशियंसी ऑफ लेबर आर, पहला एजुकेशन ट्रेनिंग, जब आप उनको एजुकेशन देते हो, ट्रेनिंग देते हो। दूसरा है स्किल, उनके अंदर स्किल्स होती हैं। तीसरा हेल्थ, उनकी हेल्थ अच्छी होती है तो लेबर अच्छे से काम करती है, ठीक है, प्रॉपर काम करती है, टाइम देती है। चौथा है पर्सनल, मतलब पर्सनल मीन्स है कि उनकी खुद की सेटिस्फैक्शन कैसी है, ठीक है, उनको इनकम कैसी मिल रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स ठीक है कि नहीं है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है। सिक्स है क्लाइमेट कंडीशन, और क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, ठीक है, गर्मी है, अगर गर्म माहौल है तो लेबर काम नहीं कर पाएगी, ज़्यादा सर्दी है, उनके पास कपड़े नहीं है तो लेबर काम नहीं कर पाएगी। तो ये सारे डिटरमिनेंट्स है किसके, लेबर को इफिशियंट होने के, एफिशिएंसी होने के। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट क्या है और कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं किसके, और इंपॉर्टेंस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी एंड डिमांड के। तो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड समझते हैं क्या है। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। देखो ये क्या है, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है, एक मेजरमेंट है किसका, चेंज इन द कंजप्शन, मतलब कि कोई एक कंज्यूमर है जो किसी प्रोडक्ट को खरीदता था, उसने उसको क्या किया, चेंज किया। जैसे मान लो पहले 2 खरीदता था, उसने 1 कर दिया। अब क्यों किया है, इन रिलेशन टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, क्योंकि उसके प्राइस में चेंज आया है। जैसे मान लो कि मैं एक दिन में 10 बिस्किट खाता हूँ, मतलब कि 2 पैकेट बिस्किट खाता हूँ जो 5 रुपये के आते हैं, मतलब 10 रुपये में कंज्यूम करता हूँ। अब क्या हुआ कि एक पैकेट 10 रुपये का हो गया तो मैं 1 पैकेट कंज्यूम करूँगा, तो चेंज कितने का आया, 1 पैकेट का आया। क्यों आया, क्योंकि इसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो प्राइस के चेंज होने पर जो प्रोडक्ट के कंजम्पशन पे चेंज आता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो पीईडी प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का जो फॉर्मूला है वो होता है परसेंटेज या प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांड हुई है उसमें चेंज अपन परसेंटेज प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, जो प्राइस में चेंज आया, ठीक है। डिटरमिनेंट्स क्या है प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के, देख लेते हैं। डिटरमिनेंट्स मतलब होता है फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का नेचर क्या है, ठीक है। इसमें पॉइंट पहला नेसेसिटी, मतलब कि जो मेडिसिन है, सॉल्ट है, ऑयल है, पेट्रोल है, अगर उनका प्राइस बढ़ता है उनकी डिमांड चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये नेसेसरी है, लोग इसको खरीदेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिना सॉल्ट के आप सब्जी बना नहीं सकते हो। आज 10 रुपये किलो है, अगर आप इसको 25 रुपये किलो कर देते हो तब भी डिमांड उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, ठीक है, क्योंकि ये नेसेसिटी है। वैसे ही ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल भी चाहिए आपको, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया लेकिन लोग आज भी खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो नेसेसिटी के जो नेचर कम्युनिटी का वो डिपेंड करता है कि आपका जो डिमांड है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। दूसरा है लग्जरी, लग्जरी मीन्स होता है जैसे लग्जरी कार या आईफोन्स, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रिसिटी, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इनकी जो डिमांड है वो चेंज होती है। क्यों होती है, जब आपको कोई लग्जरी कार सस्ती मिल रही है तो डिमांड कर दोगे क्योंकि पैसे आपके पास कम है, ठीक है। अब हर एक कोई चाहता है कि मेरे पास लग्जरी चीज़ हो, आईफोन हो या सब कुछ हो। अगर डिमांड उसकी मान लो आईफोन अगर 60,000 का मिल रहा है, आपको 20,000 का दे दिया जाए मार्केट में, तो आप जाके खरीद लोगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि इसकी कीमत 60,000 है, कब आने वाले कल में 60,000 हो सकती है, और कोई चाहता है मेरे पास एक अच्छा फ़ोन हो। तो लग्जरी जब होता है तो उसमें डिमांड हाईली चेंज रहती है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो आपके सब्स्टिट्यूट है उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब कि अगर आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, तो आपकी डिमांड चेंज होगी। तीसरा है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी को कितना यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। और चौथा है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम लेवल क्या है, ज़्यादा है कम है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होगी या नहीं होगी। फिफ्थ है प्राइस लेवल ऑफ कम्युनिटी, आपकी जो कम्युनिटी है उसका प्राइस लेवल क्या है, आपकी लेवल 10 रुपये था आप 15 कर दिए हो, ठीक है, तो आपको चेंज जिसमें आएगा डिमांड में प्राइस की वजह से। सिक्स्थ है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहे हैं। कैसे, जैसे मान लो कि आज मुझे कोई सामान चाहिए था लेकिन मुझे इतना नीड नहीं है और मैंने सोचा कि चलो 2 दिन बाद ले लूँगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम पोस्टपोन कर देते हैं कंजम्पशन करने में, तो उनकी भी डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली, जो मोनोपोली है
उसके अंडर हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहला है इफ़ डिमांड इज इलेक्सिड लो प्राइस आर चार्ज। मोनोपोली मतलब होता है कि जहाँ पे एक इंसान का ही, मतलब एक किसी मार्केट में एक प्रोडक्ट क्या है, एक कंपनी का ही बोलबाला रहता है, सब उसको ही खरीदते हैं, उसका वहाँ पे क्या मतलब अधिकार चलता है, उसे बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है। इफ़ डिमांड इज इलास्टिक, अगर डिमांड इलेक्सिड है, इलास्टिक है, ठीक है, तो लो प्राइस आर चार्ज, तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्राइस चार्ज किए जाते हैं। इफ डिमांड इज इलास्टिक, अगर डिमांड इलास्टिक है मतलब कि डिमांड चेंज होती रहती है, तो हाई प्राइस चार्ज, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइजेस हाई चेंज चार्ज किए जाते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस टू फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको क्या होते हैं, इससे एडवांटेजेस होते हैं, किससे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड से क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर को इंपॉर्टेंस होता है। क्यों होता है, अगर इलास्टिक डिमांड है तो लेस टैक्सेस रहता है, अगर डिमांड चेंज हो रही है तो लेस टैक्सेस लगते हैं, और इन इलास्टिक डिमांड है तो मोर टैक्सेस लगता है, मतलब कि अगर इलास्टिक डिमांड है तो उनको मोर टैक्सेस लगते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर को ये पता करने में फ़ायदा रहता है कि किस में टैक्सेस कितने पे करवाने हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन, मतलब कि जो टैक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो बर्डन है उसका अच्छे से हो जाता है। इन इलास्टिक डिमांड मोर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कंज्यूमर एंड लेस बर्डन ऑन प्रोड्यूसर। जो इलास्टिक डिमांड होती है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा बर्डन किस पे रहता है, कंज्यूमर पे रहता है टैक्सेस का, किसके कंपेयर में, प्रोड्यूसर के कंपेयर में। ठीक है। और इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, द बर्डन ऑफ टैक्सेस विल बी मोर ऑन द प्रोड्यूसर एंड लेस ऑन द कंज्यूमर। में क्या होता है कि जो बर्डन होता है टैक्सेस का वो प्रोड्यूसर पर ज़्यादा होता है, किसके, कंज्यूमर के उसमें, मतलब कंज्यूमर के कंपैरिजन में। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जो आपने क्वांटिटी सप्लाइड किया है वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, उसमें परसेंट चेंज कितना आया, और नीचे जो प्राइस है कमोडिटी का उसमें कितना चेंज आया। ठीक है। तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। बराबर क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओरिजिनल सप्लाई इंटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ये फार्मूला है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, इससे इससे आएगा तो आप इसको देख सकते हो, उनको देख सकते हो। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई के, पहला है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एज आउटपुट वेराइज। ठीक है। तो जो कॉस्ट है उसका बिहेवियर क्या है जब आउटपुट आपका क्या होता है, वेरीज होता है। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस रैपिडली एज आउटपुट राइजेस, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करता है जैसे कि आउटपुट राइज किए, ठीक है, देन देयर इज लेस स्टिमुलस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस एंड अकॉर्डिंगली टू सप्लाई विल टेंड टू लेस इलास्टिक। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एट आउटपुट वेराइजेस। आउटपुट जो होता है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को बनाते हो उसका आउटपुट जो आता है वो जब वेराई करता है, मतलब डिफरेंस होता है, तो कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस रैपिडली, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा रैपिडली राइज करता है एज आउटपुट राइजेस, तो उससे क्या होगा, आउटपुट भी क्या होगा, राइज होगा। देन देर इज लेस स्टिमुलस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, तो वहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं कि आप प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर पाओ इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस, क्योंकि आपका प्राइस भी क्या होगा, राइज होगा। एंड अकॉर्डिंगली सप्लाई विल टेंड टू लेस इलास्टिक, और इससे क्या होगा कि सप्लाई आपकी लेस इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, आपकी सप्लाई चेंज ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा है नेचर ऑफ द कम्युनिटी। सेकंड क्या है कि जो आपकी कम्युनिटी उसका नेचर क्या है। ठीक है। तीसरा है प्राइस एक्सपेक्टेशंस, जो कंज्यूमर है वो आपका प्राइस कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे प्रोडक्शन का, जो आपका प्रोडक्ट उसका, और आप क्या प्राइस दे रहे हो। चौथा है नेचर ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स है उनका नेचर क्या है, आप किस टाइप की टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, मशीन यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, तो वो भी डिपेंड करता है आपकी सप्लाई चेंज होगी या नहीं होगी, इलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट, हाउ द वेरियस टूल्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर अप्लाइड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस, मतलब कि जो प्राइस को डिटरमाइन करते टाइम जो गवर्नमेंट के टूल्स हैं, ठीक है, वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो पहला है फ्लोर प्राइसिंग। फ्लोर प्राइसिंग क्या होता है, अ मिनिमम अलोवेबल प्राइस सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस फ्लोर, मतलब कि एक इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो कि मैंने कोई सामान बनाया उसमें 4 रुपये लगे हैं, ठीक है, तो 4 रुपये क्या है, एक इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब इससे ये इसके बराबर इक्वल है, आपको इससे ऊपर बेचना है। तो एक मिनिमम अलाउंस प्राइस, मतलब कि एक ऐसा प्राइस सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जो उससे थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे नहीं आता, इससे कि आपको लॉस ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ 10 सीक टू असिस्ट फार्मर बाय सेटिंग प्राइस फ्लोर्स इन एग्रीकल्चर मार्केट। जैसे कि गवर्नमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक फ्लोर प्राइस सेट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा पहले, जैसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट की जो भी उनका गुड्स है वो मार्केट में बेचेंगे तो उनको जो लागत लगी है उससे कम, मतलब वो नहीं बेचेगी, आपको उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं फ्लोर प्राइसिंग। सेकंड है प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग क्या होता है, प्राइस सेलिंग इज द
मैंडेटेड मैक्सिमम अमाउंट अ सेलर इज अलाउड टू चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। एक प्राइस सीलिंग, एक मैंडेटेड मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि सेलर अपने सर्विस या प्रोडक्ट के लिए चार्ज करने के लिए अलाउ होता है, उसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग। मतलब आपने एक मैक्सिमम अमाउंट सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा आप अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते, एक ये जो अमाउंट है आप यहाँ तक चार्ज कर सकते हो अपनी सर्विस का या प्रोडक्ट का, ठीक है। तीसरा है इम्पोजिशन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को इम्पोज करती है, सब्सिडीज को इम्पोज करती है, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस दैट इन ऑर्डर टू डिस्करेज द सेल ऑफ हजारजस प्रोडक्ट, जैसे मान लो गवर्नमेंट को कोई ऐसे प्रोडक्ट को जो ऑर्डर है जिसको क्या करना, डिस्करेज करना है, जैसे मान लो कि तंबाकू हो गई या फिर सिगरेट हो गई, या आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, ठीक है, बहुत महंगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट में ज़्यादा टैक्स इंपोज करती है। क्यों करती है? क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी होती है, वो लोगों की महानता है, हाँ, उसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड ज़्यादा ना हो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा टैक्स इंपोज करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये एक हजारडस प्रोडक्ट्स है, इनसे क्या होता है, लोगों को नुकसान होता है, जैसे तंबाकू एंड सिगरेट्स। गवर्नमेंट इंपोजेस हाई टैक्सेस ऑन सच प्रोडक्ट, इस पे गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्सेस को इंपोज करती है। तो इससे भी क्या करती है गवर्नमेंट, हाई टैक्सेस को इंपोज करके डिमांड को कम करना चाहती है, ठीक है। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी इज द ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा एक ग्रांट दिया जाता है जिससे कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको गिराया जाए, उसे बोलते हैं सब्सिडी। सेकंड है स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट लिमिटेशन। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका लॉ क्या है, ठीक है, और इसके लिमिटेशंस क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी की बात पहले कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी। आपने पहले मार्जिनल प्राइस मतलब सीखा था, उसमें क्या था कि आपने एक मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, तो उसमें जो चेंज आया, मतलब उसमें जो आपका एक्स्ट्रा जो लगा है, क्या बोलते हैं, प्राइस जो कॉस्ट लगी उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी, ये एक एडिशनल यूटिलिटी है, यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन, जब आपको वो किससे प्राप्त हुई है, कंजम्पशन करने से, किसके, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी। जैसे मान लो कि मुझे एक एप्पल खाने में 10 यूनिट यूटिलिटी मिली है, मैंने एक और एप्पल खा लिया, उससे मुझे 8 और मिल गई, तो मेरी कितनी होगी, 18 यूनिट हो गई है। तो जो 8 यूनिट एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी उसके डिमिनिशिंग मतलब कम होने के पीछे लॉ क्या है। व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर गुड्स या कम्युनिटी, जब कंज्यूमर क्या करता है, एक से ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, द यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज डाउन। आपने देखा होगा कि जब आपको रसगुल्ले खाने का मन करता है, जब आप पहला रसगुल्ला खाते हो आपका बड़ा मन करता है, ठीक है, आपको उसको खाने का बहुत दिल करता है, आप उसे खा लेते हो। सेकंड खाते हो तो थोड़ा सा कम मन करता है, थर्ड खाते हो और कम मन करता है, आपको लगातार 10-15 मिनट तक रसगुल्ले दे दिए जाएं, तो जब आप लास्ट में खाओगे आपका मन नहीं होगा खाने का, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कैसी हो जाती है, डिमिनिशिंग हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप पहले खाते हो तो आपकी नीड ज़्यादा होती है, आपकी वांट ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं लिमिटेशंस या अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, या अजम्पशंस क्या है, ठीक है। तो पहला है सुटेबल यूनिट। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इट इज नेसेसरी दैट द कम्युनिटी शुड बी सप्लाइड टू द कंज्यूमर एंड सुटेबल यूनिट। मतलब कि अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी होता है कि कम्युनिटी जो आप सप्लाई कर रहे हो वो कंज्यूमर को एक सूटेबल यूनिट सप्लाई करनी चाहिए। अब मान लो इसको चाहिए 2, आप दे रहे हो 10, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपकी यूटिलिटी है वो कैसी हो जाएगी, डिमिनिशिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल, लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड में इंक्रीज द डिजायर टू लिसन एंड एंजॉय इट फर्दर, इन विच केस इट्स मस्ट मे गो अप। जैसे मान लो इसमें क्या है कि आपको बताना है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके लॉ के लिमिटेशंस क्या है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये बढ़ती भी है, तो उसमें क्या है कि आप कंज्यूमर चाहिए तो 3, आप कंज्यूमर 3 में होता है सेटिस्फाई, ठीक है, किसी रसगुल्ले में आपने उसको 1 दे दिया, 1 खाने के बाद उसका और दिल करेगा, यार एक मेरा और मन कर रहा है। जैसे मान लो आप कोई चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट का मैंने आपको 1 पीस दिया, बोलते ना यार ये तो यार दाढ़ में अटक गया, या फिर ये तो गले में ही अटक गया, तो आपका उसमें पूरी इच्छा नहीं हुई है, तो आपको सेकंड जो आउटपुट है, इनपुट खाने में थोड़ा सा और दिल करेगा कि मैं इसका एक और यूनिट खाऊं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ये लॉ है डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, ये वहाँ पे गलत साबित हो जाता है। तो आपको सूटेबल यूनिट्स देने हैं। जैसे एग्जांपल हो रहा है कि म्यूजिक अगर आप बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सुनते हैं, मान लो कि आप कोई गाना है आपको सुनना है, आपने 1-2 लाइन सुनी, आपने बंद कर दिया, तो आपको आगे की लाइन सुनने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, बहुत ज़्यादा लालसा होगी, तो इससे क्या होगा, आपकी जो यूटिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है टाइम फैक्टर। अ पर्सन में गेट ग्रेटर यूटिलिटी फ्रॉम द सेकंड चपाती इफ इट इज कंज्यूम द नेक्स्ट डे। मतलब कि अब देखो आपने एक दिन में 2 चपाती दी है, उसको खाना एक था, ठीक है, आपने तुरंत एक और चपाती दे दी, तो उसकी जो मतलब यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप वही चपाती अगले दिन देते हो तो वो शायद बढ़ भी सकती है, ठीक है, क्योंकि
इसके पीछे बहुत सारा टाइम आ गया है। तो टाइम फैक्टर भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा है टेस्ट इज फैशन एंड इनकम, मतलब कि जो टेस्ट है, फैशन है और इनकम है, उस पर डिपेंड करता है कि जो यूटिलिटी है वो कैसी होगी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स ओनली इफ द टेस्ट हैबिट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज। अगर उनकी जो इनकम है, टेस्ट है, हैबिट अगर चेंज नहीं होती है तभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, ऑपरेट करती है। चौथा है एंटीसिपेटेड एबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, मतलब कि जो कम्युनिटी है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ थर्स्टी पर्सन फाइंड्स आफ्टर वन कप ऑफ वाटर दैट ही वुड नॉट गेट एनी सप्लाई, मतलब कि अगर उसको चल जाता है पता, जैसे कोई प्यासा इंसान है, उसको चलता है पता कि एक गिलास पानी पीने के बाद मुझे पानी नहीं मिलने वाला दोबारा, तो क्या करेगा, उसकी अगले गिलास के लिए और ज्यादा इच्छा बढ़ जाएगी कि यार मुझे अभी पीना है क्योंकि बाद में पानी नहीं मिलने वाला। तो इसे बोलते हैं एंटीसिपेटेड एबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। पांचवा है कैपेसिटी टू एंजॉय कम्युनिटी। इसमें क्या है, दस अ पर्सन लिसनिंग टू अ पर्टिकुलर सॉन्ग मे बी एबल टू अप्रिशिएट इट बेटर विद सेकंड या थर्ड हियरिंग, मतलब कि किसी भी कम्युनिटी को एंजॉय करने की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर आपने कोई गाना एक बार सुना, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उससे दोबारा फिर सुनना चाहोगे, आप समझने भी सुनना चाहोगे, जिससे कि आप दूसरों को बता सको, अप्रिशिएट कर सको सॉन्ग को। तो उससे क्या होता है कि जब आपकी कैपेसिटी एंजॉय करने की है, उस पर डिपेंड करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी। अब सिक्स है रेयर कलेक्शन, मतलब कि जब आपको कोई चीज ऐसी दिख जाती है जिसके कलेक्शन रेयर है, मार्केट में मिलता ही नहीं है, तो आपकी एक प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी जो यूटिलिटी का जो आपका ग्राफ है, मतलब आपकी इच्छा है वो और बढ़ जाती है कि मैं इसके और भी प्रोडक्ट कंज्यूम करूं। सेवेंथ है चेंज इन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स रिलेटेड कम्युनिटीज, मतलब कि जो उसके रिलेटेड कम्युनिटीज हैं उनकी जो एबिलिटी है उसके अगर चेंज होता है, ठीक है, ऐसे पढ़ लेते हैं। सम कम्युनिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, टू स्पेसिफाइड कम्युनिटीज मे बी जॉइंटली लीडेड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ बॉन्ड, मतलब कि दो कम्युनिटी एक ऐसी होती है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक है दूसरी नहीं है और आपको दोनों चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास फोन है लेकिन चार्जर नहीं है, या फोन है लेकिन बैटरी नहीं है, तो मैं फोन का क्या करूंगा, या फोन है लेकिन नेट नहीं है तो फोन का मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो आपको एक के लिए दूसरे का भी होना जरूरी होता है। तो उसमें अगर दूसरी कम्युनिटी में चेंज आ रहा है तो आपकी जो यूटिलिटी है वो भी क्या होगी, कम या ज्यादा होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व से क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या हैं या प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये आपको बताना है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। एक इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो रिप्रेजेंट करता है गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन को, जो किसी भी कंज्यूमर को क्या करते हैं, सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। जैसे मान लो कि मैं कंज्यूम करता हूँ एक गिलास दूध और 4 केले, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूध कम कर दिया, आधा गिलास ले लिया, केले 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। अब जो मुझे एक गिलास दूध और 4 केले से जो सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, वही मुझे आधे गिलास दूध और 6 केले से मिल रही है। अब मैंने क्या किया, दूध 2 गिलास कर दिया, केले 2 कर दिए, अब मुझे वही 2 गिलास दूध और 2 केले से मिल रही है। तो ये कॉम्बिनेशन से गुड्स के, इनमें जब कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन गिव द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब और सभी कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, द कंज्यूमर प्रेफर्स देम इक्वली, वो कंज्यूमर क्या करता है, उनको इक्वली प्रेफर करता है। हेंस द नेम इज इंडिफरेंस कर्व, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व शुड बी अ कंज्यूमर, ये इंडिफरेंस शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर, इसे हम बोलते हैं शेड्यूल। तो इसमें कॉम्बिनेशन नंबर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशन आपने लिए हैं। नंबर ऑफ ऑरेंजेस, जैसे मान लो आप ऑरेंज और बनाना आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, 50 ऑरेंज के साथ 2 बनाने करते हो, 36 के साथ 3 करते हो, 29 के साथ 4, 24 के साथ 5, 20 के साथ 6, 17 के साथ 7 और 15 के साथ 8 और 14 के साथ 9। तो आपकी 8 कॉम्बिनेशन है और इनमें जो आपको सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलता है। अब आगे देखते हैं, एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें एमआरएस क्या है कि यहाँ पे आपने 4 कम किए तो आपको 1 बनाना, मतलब कि 4 ऑरेंजेस 1 बनाना, 7 ऑरेंजेस 1 बनाना, 5 ऑरेंजेस 1 बनाना, 4 ऑरेंजेस 1 बनाना, तो ये आपका क्या है, कम होता जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व ऑफ द कंज्यूमर ऐसे बनता है, ठीक है। आपको अगर इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन आता है, चाहे वो अजम्पशन है, चाहे लिमिटेशन, चाहे प्रॉपर्टीज है, कुछ भी है, तो आप ये बना के ग्राफ बना के जरूर आना, तो ग्राफ देख के एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, आप इधर लिख लो नंबर ऑफ ऑरेंजेस, इधर लिख लो नंबर ऑफ बनानास। एक आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर जो ग्राफ है उसमें क्या है कि जो आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 50 ऑरेंजेस, दो आपके बनाना है, ठीक है। तो 50 कहाँ है ऑरेंजेस, आपके यहाँ पे पॉइंट कर लिया 2 के आगे, तो ऐसे ही 3 35, वैसे ही 4 29, 5 24, छठवां 20, 7 17, 8 15, 9 14, आप इनके पॉइंट को आपस में मिला दो तो ये ग्राफ बन जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला है एन इंडिफरेंस कर्व स्लो डाउनवर्ड, क्या होता है, डाउनवर्ड्स की तरफ स्लोप करता है। देखो आप यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है ना, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये पहला इसकी प्रॉपर्टी है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इंडिफरेंस कर्व टू द राइट, कहाँ पे, राइट की तरफ।
तो यहाँ पे ये क्यों होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ वन गुड इन कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज, जब एक गुड की अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, द अमाउंट ऑफ अदर गुड इज रिड्यूस, दूसरे गुड की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तभी आपको सेम सेटिस्फाई मिलेगा। अब मुझे 2 केले और 2 एप्पल खाना सेटिस्फैक्ट्री है, अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 3 केले और 3 एप्पल कर दे रहा हूँ, तो भाई इसमें कहाँ से होगा, क्योंकि आपने एक की डिमांड बढ़ाई है, दूसरे की क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। दूसरा है एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, जो इंडिफरेंस कर्व है आपका वो ऑरिजिन तरफ कैसे रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस, क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस कैसा होता है, डिक्रीज होता है। आप देखो यहाँ पे कर्व कॉन्वेक्स कैसे है, इसका ऑरिजिन क्या है, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से आप देखोगे तो कॉन्वेक्स बन रहा है, मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि जब अब बाहर की तरफ कोई चीज निकली होती है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं, अंदर की तरफ होता है उससे क्या बोलते हैं, कॉनकेव कहते हैं, तो आपको पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा। तो ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तीसरा है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस, जो इंडिफरेंस कर्व है कभी भी दोनों एक्सिस को टच नहीं करता। एक्सिस कौन कौन सी है, एक्स और वाई, दोनों को टच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कॉम्बिनेशन 0 नहीं होता, इसलिए टच नहीं करता, ठीक है। चौथा है नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट इधर, दोनों इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करते आपस में। पांचवा है अ हाइजर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाइजर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक हाइजर इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, एक हाइजर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या है। पहला है रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, तो द कंज्यूमर हु मेक हिज चॉइसेस आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द अदर अल्टरनेटिव गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, एक ऐसा कंज्यूमर, ठीक है, जिसने अपनी चॉइसेस बनाई है सारे अल्टरनेटिव गुड्स को कंसीडर करके, उसे बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर, जो मतलब समझदार होता है, ऐसा कंज्यूमर समझदार होता है, वो हर एक चीज़ को देख के चलता है, ठीक है, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उस प्रोडक्ट के, उन सबको जानने के बाद वो क्या करता है, उस चीज़ को कंज्यूम करता है, उसे बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी, ordinal utility states that the level of satisfaction a consumer obtains after consuming various goods cannot be measured in numbers but can be arranged in the order of preferences। ordinal utility क्या होता है, ये स्टेट करता है कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है किसी भी कंज्यूमर का, वो ऑब्टेन किया जाता है कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स, मतलब डिफरेंट गुड्स कंज्यूम करने के बाद उसका क्या किया जाता है, जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो हम क्या करते हैं, स्टेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कैन नॉट बी मेजर, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, किससे, नंबर से, लेकिन उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि आपको यूटिलिटी कितनी मिली है एक एप्पल खाने से, तो आप बोलोगे कि मुझे यूटिलिटी मुझे नहीं पता, क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रेफरेंस कर सकते हो कि मैं एक एप्पल के साथ 2 बनाना खाना पसंद करता हूँ, तो वो आपके प्रेफरेंस हो गया, तो इसे बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको नंबर्स में नहीं दर्शाया जा सकता। दूसरा तीसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने देखा था एमआरएस, उसको डिमिनिशिंग के पीछे रीजंस क्या है, ठीक है। चौथा है नॉन सैटिटी, नॉन सैटिटी क्या है, कंज्यूमर प्रेफर मोर, मतलब कि कंज्यूमर क्या मिलता है, कंज्यूमर को ज़्यादा चाहिए होता है और क्वांटिटी ऑफ अ गुड टू लेस क्वांटिटी, और जो कंज्यूमर प्रेफर मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड टू लेस क्वांटिटी, में कंज्यूमर को ज़्यादा क्वांटिटी गुड चाहिए होता है, किससे, लेस क्वांटिटी के, मतलब लेस क्वांटिटी कंपैरिजन में। पांचवा है इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, जो प्रेफरेंसेस का स्केल वो कैसा इंडिपेंडेंट है। विल चेंज इन इनकम ऑफ प्राइस ऑफ गुड विल हैव नो इफेक्ट ऑन द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, जब आप इनकम और प्राइस किसी भी गुड का चेंज करते हो उससे कोई भी उसके प्रेफरेंस में इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। छठवें का पहला पॉइंट है एक्सप्लेन इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब कि इकोनॉमीज और इकोनॉमीज आपको स्केल की एक्सप्लेन करनी है। आंसर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, economies of scales are the advantages which a producing unit enjoys by expanding the size of plant and the scale of operation। economies of scale वो एडवांटेज हैं जो एक प्रोड्यूसिंग यूनिट एंजॉय करता है, किससे, अपनी जो प्रोडक्शन का ऑपरेशन का साइज और स्केल को एक्सपेंड करके। जैसे मान लो कि प्रोडक्शन छोटे लेवल पर हो रहा था, उसको क्या किया, ऑपरेशन बड़े लेवल पे कर दिया, तो उसमें जो एडवांटेजेस हुए उसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज स्केल क्या होता है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द डिसएडवांटेज, ये वो डिसएडवांटेजेस होते हैं विच अ प्रोड्यूसिंग यूनिट गेट्स, जिससे कि प्रोड्यूसिंग यूनिट को क्या मतलब मिलता है, किससे, साइज ऑफ प्लांट एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाने से, तो उसे बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। सेकंड है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये एक चेंज है जो कि टोटल कॉस्ट में आता है। व्हेन एन एडिशनल आउटपुट इज प्रोड्यूस, जब एक एडिशनल आउटपुट क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है इन द शॉर्ट रन एंड सम कॉस्ट आर फिक्स्ड, कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब आपको एक एडिशनल
एडिशनल आउटपुट किसी भी चीज़ का प्रोड्यूस करते हो तो उसमें जो चेंज आता है टोटल कॉस्ट में, ठीक है, और जिसमें कुछ कॉस्ट कैसी होती है, फिक्स होती है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट इन द लॉन्ग रन। ये तब डिफाइन किया जाता है जबकि एक एडिशनल कोई एक आउटपुट आपको मतलब प्रोड्यूस किया जाता है किसमें, लॉन्ग रन में। व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, जब सभी इनपुट कैसे कैसे होते हैं, वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं। सेवन्थ का पहला है डिफाइन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसका आंसर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑकर्स व्हेन ऑल कंपनीज सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन तब ऑकर करता है जब सभी कंपनीज आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल करती है, मतलब मिलता जुलता, ठीक है। मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, जो मार्केट शेयर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। कंपनीज आर एबल टू इंटर और एग्जिट विदाउट बैरियर, कंपनी क्या होती हैं जो मार्केट में आ सकती हैं और जा सकती हैं बिना किसी की रुकावट के। बायर्स है परफेक्ट और फुल इन्फॉर्मेशन एंड कंपनीज कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस, बायर के पास पूरी और परफेक्ट और पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, इससे कंपनी प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये होता है कि जब मिलता जुलता प्रोडक्ट कोई भी कंपनी मतलब जो मार्केट में जब कंपनीज एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाती है तब ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहती है, जिसमें क्या होता है कि जो मार्केट का शेयर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कंपनी अपनी मर्जी से आ सकती है जा सकती हैं, उसमें कोई बैरियर नहीं होता है, ठीक है। बायर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है और कंपनी प्राइस को डिटरमाइन नहीं करती। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या है? पहला है अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, में क्या होता है बहुत ज़्यादा नंबर में बायर रहते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में सेलर्स रहते हैं। दूसरा है होमोजीनियस, ठीक है। तीसरा है फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ फर्म्स, इसमें क्या होता है कि जो एंट्री है फर्म्स की वो, और जो एग्जिट है वो कैसा रहता है, फ्री होता है। होमोजीनियस मतलब वही है कि जो आपका मिलता जुलता रहता है, देखिए दोनों में प्रोडक्ट कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है, उसे बोलते हैं होमोजीनियस। चौथा है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर्स, जो नॉलेज है वो कैसी होती है, परफेक्ट होती है, किसके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में। पांचवा है नो मोनोपोली मार्केट, इसमें कोई किसी एक फर्म का या किसी एक कंपनी का कोई इसमें ज़्यादा रुतबा नहीं होता या ज़्यादा उसका कंट्रोल नहीं होता, कोई मोनोपोली इसमें नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन इसका है व्हाट इज मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है समझ जाओगे अभी। हाउ डज मोनोपोली डिफर फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन से डिफरेंस कैसे है। एक्सप्लेन फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो फर्म्स इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर कैसा है उसको समझेंगे। तो आंसर है मोनोपोली मींस होता है इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, जब वहां पे एक ही सेलर रहता है। जैसे मान लो कि आपका कोई मार्केट है, ठीक है, उसमें क्या है, रामू नाम का सेलर है, वही ऑयल बेचता है। अब वो ऑयल आपको 50 रुपए में देगा तब भी आप खरीदोगे, 60 में देगा तब भी खरीदोगे, 70 में देगा तब भी खरीदोगे, 80 में देगा तब भी खरीदोगे, ठीक है। तो हम मोनोपोली है क्योंकि वो अकेला सेलर है, तो उसे बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली इज एन इकोनॉमिक मार्केट स्ट्रक्चर, एक मोनोपोली एक इकोनॉमिक मार्केट स्ट्रक्चर होता है वेयर वन कंपनी और वन सेलर डोमिनेट्स विद अदर बायर्स, यहाँ पे एक कंपनी या एक सेलर क्या करता है, दूसरे जो बायर्स उनके साथ क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, मतलब मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं, फिर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मीनिंग की बात करूं, इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग अ सर्टेन होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये वो मार्केट होता है जहां पे बहुत सारी फर्म्स क्या करते हैं, एक ही प्रकार का मिलता जुलता प्रोडक्ट को सेल करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है, अ मोनोपोली मार्केट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ सिंगल फर्म इज अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर विच देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट। मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक सिंगल फर्म होती है, एक सोल प्रोड्यूसर होता है, एक अकेला प्रोड्यूसर होता है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, जहाँ पे उसके प्रोडक्ट के कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते और वो अकेला ही अवेलेबल होता है किसमें, मार्केट में, तो उसे बोलते हैं मोनोपोली। दूसरा आउटपुट की बात करें तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट, मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है इक्विलिब्रियम आउटपुट पर वहाँ पे प्राइस कैसे रहता है, इक्वल रहता है। और यहाँ पे प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट एट इक्विलिब्रियम आउटपुट, यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली में प्राइस ज़्यादा रहेगा। देखो अब सिंपल है, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है उस पर क्या रहता है, सबका प्राइस इक्वल रहता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन है बहुत सारे फर्म से, आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपका प्रोडक्ट बेचना बंद हो जाएगा, तो आपको कंपटीशन की वजह से प्राइस इक्वल रखना पड़ता है। लेकिन मोनोपोली में क्या है, प्राइस बढ़ा सकते हैं क्योंकि भैया आपका ही वहाँ पे रुतबा है, वो दूसरा वहाँ पे नहीं है, कोई दूसरा कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं बैरियर्स फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, जो न्यू फर्म्स आ रही है उनकी एंट्री पे बैरियर्स कैसे हैं। तो हियर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द मार्केट, इसमें परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैरियर नहीं होता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस होती है किसी भी फर्म्स की एंट्री में, ठीक है।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं तो देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय सेलर्स एज द प्राइस आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो यहाँ प्राइस होता है डिटरमाइन किससे किया जाता है? सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस से किया जाता है। कितनी सप्लाई आ रही कितनी डिमांड, उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। और मोनोपोलिस्टिक में आप वो अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर से क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर प्राइस की बात करें तो हियर द सेलर्स डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द प्राइस। यहाँ पे सेलर्स को कोई भी कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर। इन दिस मार्केट द सेलर हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। और दूसरे मार्केट में जो मोनोपोली मार्केट है उसमें कंट्रोल है पूरा सेलर के ऊपर कि वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। इक्विलिब्रियम इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स आर कंपीटिंग विद वन अनदर फॉर द सेम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स टू सम डिग्री। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फर्म्स है वो आपस में कॉम्पीट कर रही है एक दूसरे के साथ एक ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ, ठीक है, टू सम डिग्री, ठीक है। ईच फर्म्स प्रोडक्ट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ ऑल द अदर फर्म्स। एक किसी भी फर्म का प्रोडक्ट कैसा होता है दूसरी फर्म के प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन मैनी कंपनीज ऑफर कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर सिमिलर बट नॉट परफेक्ट। सॉरी, बार बार नॉइस होता है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो देखते हैं आगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन मेनी कंपनीज ऑफर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तब एग्जिस्ट करता है जब बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं? कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बनाती हैं दैट आर सिमिलर। वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, बट नॉट परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट नहीं होते, सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि आपने बिस्किट बनाया, आपका जो बिस्किट है पार्ले आपका 2020 है, ठीक है। आपने क्रीम वाला कोई बिस्किट बनाया तो क्रीम वाले बिस्किट में और पार्ले में डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उनका दोनों परफेक्ट नहीं है, एक जैसे नहीं है, या सब्स्टिट्यूट है लेकिन एक जैसे नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ऑफन चॉस्ट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। जो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म है किसी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो क्या होता है? कभी कभी शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड के हिसाब से चेंज होता रहता है। इन द शॉर्ट रन की बात करें देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली इन द शॉर्ट रन। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में, ठीक है। 10 फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म होता है वो एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, और इनकर लॉस इन द शॉर्ट, और लॉस को भी इनकर कर सकता है, ठीक है, उसको लॉस भी हो सकता है। रन शॉर्ट रन सिंस एंट्री एंड एग्जिट आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। क्योंकि इस पीरियड में एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं होता। अगर मैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करूं, इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कम्स क्लोजर टू परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के पास आ जाता है बिकॉज द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट अलाउस फर्म्स टू एंजॉय ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। जो फ्रीडम होता है किसका? फर्म्स के एंट्री और एग्जिट का, वो नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द रीजंस या बैरियर्स कह सकते हैं बिहाइंड द डिफिकल्टीज विच कम इन द वे ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स इनटू द मार्केट। मतलब कौन कौन से रीजंस या बैरियर्स हैं जो बीच में आते हैं किसके? किसी भी एंट्री किसी की फर्म की एंट्री फ्री एंट्री में मार्केट में। आंसर है रीजन बिहाइंड बैरियर्स टू फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स इन अ मार्केट एज डिस्कस्ड बिलो। पहला है कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की जो सप्लाई उसके ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। उसकी वजह से फर्म्स नहीं आ सकते क्योंकि रॉ मटेरियल आप जैसे कोई उसमें पहले से कोई बिजनेस है, रॉ मटेरियल सब उसके पास सारा, दूसरे फर्म को नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा आके? दूसरा लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड है। तीसरा है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस, मतलब कि कॉस्ट के एडवांटेजेस मिल रहे हैं किसी एक फर्म्स को। चौथा है लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब सिंपल है कि आपकी जो कंपनी है, जो आपका उसका प्रोडक्ट अभी लोगों को पता नहीं है, पहले से काम 10 साल से काम करे उसका पता है, आप नए नए आए हो तो आपको एडवर्टाइज करने में ज़्यादा अमाउंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है, आप यहाँ कैसे आए, आपकी पॉलिसीज ये वो, ठीक है। सेवंथ है नेचुरल मोनोपोली, मतलब जो वहाँ पे मोनोपोली है कि हम तो वही उसी का खरीदेंगे, आपकी फर्म आ रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जहाँ से लाते थे वहीं से लाएंगे, तो वो भी यहाँ पे बैरियर या मतलब कि रीजन बनता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की मार्जिनल थ्योरी क्या है? एक्सप्लेन अजम्पशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी। और मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी की अजम्पशंस क्या है, ठीक है। तो इसके आंसर है द मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन MPDT क्लेम्स दैट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में द डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो डिमांड है किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, विल डिपेंड अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। वो डिपेंड किस पे करेगी? मार्जिनल प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशनल आउटपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एक एडिशनल आउटपुट होता है दैट अ कंपनी प्रोड्यूसेस, जो कंपनी प्रोड्यूस करती है बाई एडिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर, मतलब एक लेबर को उसमें ऐड करने पर, व्हेन द
ऑल यूनिट आर कांस्टेंट। मतलब कि देखो सिंपल है कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, एक एडिशनल आउटपुट होता है। जैसे मान लो कि आपके 10 लेबर है, ठीक है, 10 लेबर 10 प्रोडक्ट बना रही है, आपने क्या किया, एक और लेबर ज्वाइन कर दिया, 11 कर दिया, उन्होंने क्या किया, 12 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बने हैं। क्यों बने? क्योंकि आपने एक लेबर उसमें एक्स्ट्रा ज्वाइन किया था, और सभी चीजें कांस्टेंट हैं, लेकिन आपने क्या किया, लेबर लगाने से आपका प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन गया, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अजम्पशन की बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी की, तो पहला है इट अज्यूम्स दैट ऑल यूनिट ऑफ फैक्टर आर होमोजीनियस। पहला अज्यूम करता है कि सभी यूनिट जो फैक्टर्स की है वो कैसी होमोजीनियस है, एक जैसी है, मिलती जुलती हैं। दूसरा है दे कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। तीसरा है देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट में वहाँ पे क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। चौथा है देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट में भी कैसी है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। फिफ्थ है देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स एंड रिसोर्सेज, वहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज का फैक्टर्स उनकी पूरी एम्प्लॉयमेंट है। तो ये हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डिड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, एक प्रॉपर इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो द क्लासिकल एक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ समझ लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ द वेल्थ दैट इज प्रोड्यूस्ड अमॉन्ग द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये रेफर करता है कि शेयरिंग ऑफ द वेल्थ, जो वेल्थ है उसको शेयर करना, वो किसमें, दैट इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस की जा रही है अमॉन्ग द डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन, जो कहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और जो भी आपका था वो सब क्या थे, फैक्टर प्रोडक्शन थे। उनमें जो प्रोड्यूस की जा रही है वेल्थ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहला है रेंट। रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेज टू द लैंडलॉर्ड फॉर द ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। आपको पता है रेंट क्या होता है? रेंट वो पोर्शन होता है अर्थ का, ठीक है, जो किससे, जमीन से प्रोड्यूस होता है, जो एक जो लैंडलॉर्ड होता है किसी और को अपनी जगह देता है, किस पर, किराए पर, से बोलते हैं रेंट। दूसरा है बेजिस। बेजिस थ्योरी आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप की होती है बेजिस, पता है आपको, जो कोई काम करते हैं उसके बदले हमें जो भत्ता मिलता है उसे बेजिस बोलते हैं। पहला है एडम स्मिथ एंड डेविड रिकॉर्डो की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू देम सब्सटेंस बेस्ड थ्योरी, कौन सी होती है? सब्सटेंस बेस्ड थ्योरी होती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। द सब्सटेंस बेस्ड थ्योरी डिटर्मिनेशन अज्यूम्स दैट लेबर इज परचेज्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी एंड इट्स वैल्यू डिटरमाइंड लाइक द वैल्यू ऑफ अदर कमोडिटी। तो ये जो बेस थ्योरी इसमें क्या बोलता है, जो सब्सटेंस बेस्ड थ्योरी है उसमें बोलते हैं कि ये अज्यूम किया जाता है कि जो लेबर है वो भी किसी और सामान की तरह मार्केट में परचेस और बेची जाती है, जैसे कोई और कमोडिटी होती है और उसकी वैल्यू भी डिटरमाइन की जाती है उसी तरीके से जैसे कि हम किसी और गुड की करते हैं। जैसे मान लो आप बिस्किट बेचने जाते हो मार्केट में, तो आप उसको बेचते हो खरीदते हो, वैसे ही आप क्या करो, लेबर को बेचते हो खरीदते हो, तो बिस्किट की तरह ही आप लेबर की वैल्यू भी डिटरमाइन करते हो मार्केट के हिसाब से, ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू टी आर मार्थस एंड जे एस मिल, मतलब कि अकॉर्डिंग टू टी आर मार्थस एक इकोनॉमिस्ट है और जे एस मिल है, उनकी उनकी अकॉर्डिंग बेज फंड थ्योरी होती है, ठीक है। तो बेज रेट डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ वर्क फोर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या होता है, बेज रेट डिपेंड करता है कि जो रेशियो है आपके वर्क फोर्स का और जो अमाउंट है वर्किंग कैपिटल का, विच इज मीन टू बी स्पेंड डायरेक्टली, जो कि स्पेंड किया जाता है डायरेक्टली ऑन द परचेस ऑफ लेबर। किस पे स्पेंड किया जाता है? परचेस ऑफ लेबर पे डायरेक्टली स्पेंड किया जाता है। क्या? जो आपका अमाउंट है वर्किंग कैपिटल का और वर्क फोर्स का जो रेशियो है, ठीक है, उसे बोलते हैं बेज रेट फंड फंड थ्योरी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ कैपिटल। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है? जो इंटरेक्शन है आपकी डिमांड का और सप्लाई का, किसका, कैपिटल का। चौथा है प्रॉफिट। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिड नॉट प्रोवाइड एनी कोहेरेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसकी कोई कोहेरेंट थ्योरी नहीं बनाएगी प्रॉफिट की। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम, ये उनके लिए डिफिकल्ट था, बिकॉज दे हैड रिलाइड ऑन लेबर थ्योरी, क्योंकि वो लेबर थ्योरी पर ज़्यादा रिलाइड थे, ऑफ वैल्यू फॉर एक्सप्लेनिंग द वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी, किसकी, जो कम्युनिटी उसकी वैल्यूज को एक्सप्लेन करने के पीछे। द वैल्यू ऑफ अ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर एम्बॉडीड इन इट। जब वैल्यू कम्युनिटी क्या होती है, वो डिपेंड करती है कि कितनी लेबर आप उसमें मतलब उसमें इन्वॉल्व किए हो। अब इसमें क्या देखो, जो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उनके पास कोई प्रॉफिट की थ्योरी नहीं थी, इसलिए उनको डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि लेबर थ्योरी सीधी सी क्या होती है कि कम्युनिटी की वैल्यू पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसलिए जो कम्युनिटी की वैल्यू थी डिपेंड करती थी किस पर, लेबर कितनी इन्वॉल्व है उसमें, उस चीज़ पर डिपेंड करती थी, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब आप बात करते हैं डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस की। पहला है कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई का कंसेप्ट क्या है? बेसिस फॉर कंपैरिजन सप्लाई एंड स्टॉक। मीनिंग क्या है? स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ गुड्स मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक रेफर किससे करता है? टोटल क्वांटिटी कितनी है गुड्स की जब इसको एक टाइम पर मेजर किया जाता है उसे बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। सप्लाई में क्या होता है? स्टॉक रेफर किया जाता है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है गुड्स की जब मेजर किया जाता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। स्टॉक क्या है? सप्लाई इंप्लाइज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट द सेलर इज रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम।
आई थिंक यहाँ पे उल्टा हो गया, सप्लाई एंड स्टॉक में। स्टॉक आई थिंक जो मैंने पॉइंट लिखे सप्लाई के वो स्टॉक के एंड स्टॉक वाले पॉइंट सप्लाई के। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। तो स्टॉक क्या कर रेफर करता है कि जो टोटल क्वांटिटी है किसी भी गुड्स की मेक की जाती है एट टाइम पे। आपने देखा होगा स्टॉक कहीं रखा रहता है, आप देखते हो कि स्टॉक अवेलेबल किसी साल के बाद, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या होता है आपके पास एक एबिलिटी कितनी है उसकी स्टॉक की, उसे बोलते हैं स्टॉक। और सप्लाई क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट द सेलर इज रेडी टू सेल। मतलब कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो सेलर रेडी है सेल करने के लिए, उसे बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। डिमेंशंस की बात करें तो नो टाइम डिमेंशन, इसमें कोई टाइम डिमेंशन नहीं है। इट हैज अ टाइम डिमेंशन, और लेकिन सप्लाई में टाइम डिमेंशन होता है। मेजरमेंट की बात करें, इट इज मेजर्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इसको मेजर किया जाता है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक टाइम पे जब हम क्या करते हैं अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है तब, ठीक है। इट इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसको बार बार क्या किया जाता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है किसको, सप्लाई को। डिपेंड्स ऑन, ये होता है किस पर, प्रोडक्शन पे कि आप कितना प्रोडक्शन किया है, और ये होता है प्राइस पे कि आपकी प्राइस क्या है, सप्लाई कैसे होगी, प्राइस पे होगी। इंक्रीज क्या होता है, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ये किससे इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से होता है। और विद द इंक्रीज इन स्टॉक, और सप्लाई किससे होती है, स्टॉक की इंक्रीज होने से सप्लाई ज़्यादा होती है। जैसे मान लो कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर मान लो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और अगर स्टॉक ज़्यादा नहीं, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। अगर स्टॉक ही कम है, सप्लाई क्या करोगे आप, ठीक है। व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स टू फुलफिल द सडन और अनएक्सपेक्टेड राइज इन द मार्केट। ये क्या करता है कि किसी मतलब कि एक सडन या अनएक्सपेक्टेड राइज आ गया मार्केट में किसी भी डिमांड का, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो हेल्प वो किस में करता है, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। सप्लाई ये हेल्प करता है किसमें, रेवेन्यू के जनरेशन में, जनरेट करने में, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट होता है जो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने गुड्स जितनी प्रोड्यूस की हैं उसके अपॉन क्या कर दोगे, टोटल कॉस्ट डाल दोगे। तो नहीं, आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ गुड प्रोड्यूस से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। जैसे मान लो कि आपको 10 चीज़ बनाने में 1,000 रुपये लगे हैं, तो उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, 100 रुपये की। आपने क्या किया, 1,000 रुपये को 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, द राइज इन कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ मार्जिनल। मतलब कि एक राइज होता है कॉस्ट में एज अ रिजल्ट ऑफ अ मार्जिनल, मीन्स होता है स्मॉल चेंज। मतलब एक स्मॉल चेंज आया उसके जो रिजल्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एन एडिशनल आउटपुट। वही चीज़ है कि आपने क्या किया, जो एक ने आपने एक अलग से एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोडक्ट मतलब उसका प्रोड्यूस किया, उसमें जो चेंज आया मतलब कि एक छोटा सा चेंज आया है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। तो एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अभी आपको समझा दिया। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इज द राइज इन द कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्मॉल चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और यूनिट आउटपुट में। अभी आपको समझा दिया कि इसमें क्या होता है कि छोटा सा चेंज आ जाता है, हम कोई दूसरा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जब टोटल कॉस्ट को जितनी आपने क्वांटिटी बनाई है उसको डिवाइड करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है, एवरेज कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज एवरेज कॉस्ट। मतलब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, टोटल कॉस्ट में चेंज कितना आया है अपॉन चेंज इन आउटपुट, और आउटपुट में चेंज कितना आया। जैसे मान लो कि आपने 1,000 रुपये में आप एक यूनिट बनाते थे, अब आपको क्या हुआ 1,500 में दो बनानी पड़ी, तो आपका क्या होगा, चेंज कितना आया है, 500 का आया है, और यूनिट कितनी है, एक, तो आपका 500 आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो पहला है कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का कंसेप्ट क्या है, स्कैरसिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू व्हेन द डिमांड फॉर अ रिसोर्स इज ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ दैट रिसोर्स एज रिसोर्स आर लिमिटेड। मैंने पहले बताया स्कैरसिटी ऑफ कंसेप्ट के दो थे, अनलिमिटेड डिमांड एंड स्कैरसिटी स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक है, वो अलग चीज़ थी। इसको समझते हैं। स्कैरसिटी क्या होता है इकोनॉमिक्स में, जब डिमांड किसी भी रिसोर्सेज का ज़्यादा होता है किससे, सप्लाई से, तो उसे बोलते हैं स्कैरसिटी, कमी होना। लोग ज़्यादा डिमांड करें, सप्लाई कम हो पा रही, इसे बोलते हैं स्कैरसिटी, ठीक है। Scarcity result in consumer having to make decisions on how best to allocate resources in order to satisfy all basic needs and as many wants। स्कैरसिटी रिजल्ट किसमें करता है कि कंज्यूमर को डिसीजन बनाने में कि जो डिमांड जो सप्लाई हो रही है उसी में लोग कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो उनकी वांट्स उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसे बोलते हैं स्कैरसिटी। अब बात करते हैं प्रोडक्शन या पॉसिबिलिटी कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। देखो बहुत ही पीपीसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं, फीचर आ सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, किसके, दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि ये गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से हम किसी भी गुड्स के पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, उसे हम बोलते हैं
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं पॉसिबल, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। एक ऐसा कर्व जो आपको आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बताता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये ऐसा कर्व होता है जो आपके रिसोर्सेज जितने हैं उसके अकॉर्डिंग बताता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखो ये होता है आपका पीपीसी। जैसे मान लो क्लोथ है, प्रोडक्ट है, और जो वीट है आपका प्रोडक्ट बी है, तो वो बता रहा है कि अगर आपने 15 यूनिट ऑफ वीट लिया तो आपको 1 क्लोथ, 2 क्लोथ पे 12 यूनिट, 3 क्लोथ पे 9 यूनिट, 4 क्लोथ पे 5 यूनिट, 5 क्लोथ पे आपकी जो यूनिट्स है, तो आपका ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपने देख लिया, ठीक है। दूसरा इसका है कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव ओरिजिन से जीरो आपका ओरिजिन है, उससे कैसा है कॉनकेव। पहला कैसा कॉन्वेक्स था, ध्यान है आपको वो इंडिफरेंस का, कैसा था कॉन्वेक्स था, ये कैसा कॉनकेव है, यहाँ गुफा सी बन रही है। केव मींस क्या होता है? गुफा। तो ओरिजिन से देखोगे तो आपको गुफा ऐसा लग रहा है, तो इसे बोलते हैं कॉनकेव। तीसरा है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमीज। अब ये क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स होता है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट से डील करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमी प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है, सो बोलते हैं पॉजिटिव। मतलब हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इकोनॉमिक्स जो। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए था, एंड हाउ द इकोनॉमी प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था, मतलब क्या होना चाहिए था और कैसे सॉल्व किया जा सकता था, उसे बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमीज। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंस की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये स्टडी होती है किसी इंडिविजुअल्स की, हाउस होल्ड की या फर्म्स की। मतलब जब हम किसी छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं किसी भी, जैसे इंडिविजुअल हो गया, हाउस होल्ड हो गया, कोई फर्म बिहेवियर हो गया, किसी में डिसीजन मेकिंग में और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, उसे बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। बड़ा मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्या है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे देश की या पूरे स्टेट की या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेकर चलता है। मतलब बड़े लेवल पर जब इकोनॉमिक्स को हम कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द एग्रीगेट चेंजेस इन द इकोनॉमी, इस ये फोकस करता है किस पे? एग्रीगेट चेंजेस पर इकोनॉमी में, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ग्रोथ डोमेस्टिक जीडीपी हो गया, एंड इन्फ्लेशन हो गया। आपने इससे पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स में? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपकी ये माइक्रो है, मतलब एक हाउस होल्ड, इसमें आपने इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा है, आप क्या कर रहे हो? फर्म के लिए पढ़ रहे हो, एक इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन मैक्रो क्या होता है? जहाँ पे आप पूरी कंट्री का पढ़ते हो, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है, एग्रीगेट इनकम क्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या, इन्फ्लेशन क्या है, वो आपकी हो जाएगी मैक्रो। फिफ्थ पॉइंट है इन्फीरियर गुड एंड गिफन गुड, ठीक है। तो एन इन्फीरियर गुड इज वन हुज डिमांड ड्रॉप व्हेन पीपल इनकम राइज, मतलब ये इन्फीरियर गुड वो होती है जिसका डिमांड ड्रॉप करता है जब पीपल की इनकम कैसी करती है? राइज करती है। एग्जाम्पल, जॉर्ज राइड्स अ बाइसिकल, जब जॉर्ज एक बाइसिकल राइड करता है टू वर्क वेर इज इनकम इज लो, जब उसकी इनकम कम होती है तो क्या करता है? साइकिल से जाता है। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी वो क्या कर लेगा? कार खरीद लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि साइकिल की डिमांड कम होगी, क्यों? क्योंकि पीपल की इनकम कैसी हुई? राइज हुई है। तो जिस गुड की डिमांड ड्रॉप करती है, डिमांड कम होती है, क्यों? क्योंकि पीपल की जो इनकम है वो राइज कर जाती है, उसे बोलते हैं इन्फीरियर गुड। गिफन गुड की बात करें तो गिफन गुड आर लो प्राइस प्रोडक्ट, ये कैसे लो प्राइस प्रोडक्ट होते हैं? द डिमांड फॉर विच राइजेस अलॉन्ग विद द प्राइस, इसकी डिमांड कैसे बढ़ती है? प्राइस के साथ बढ़ती है, ठीक है। दीज प्रोडक्ट आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड फॉर फूड, ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो नेसेसरी होते हैं इंसान के लिए, एंड दे हैव ओनली अ फ्यू सब्स्टिट्यूट, उसके क्या होते हैं? फ्यू सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, ब्रेड आपके लिए नेसेसिटी है। व्हीट हो गया, व्हीट नेसेसिटी है। राइस, तो इनकी डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होती है? बढ़ती है, ना कि कम होती है। सिक्स्थ है चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब कि चेंज इन सप्लाई क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, ठीक है, और एक्सटेंशन इन सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, सब पढ़ेंगे। A change in the quantity supplied is a result of the change in the price of the product. चेंज जो क्वांटिटी सप्लाइड में आता है वो किसका चेंज रिजल्ट होता है? प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस में आपने कितनी क्वांटिटी सप्लाइड की है, वो चेंज किस वजह से आया है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ठीक है। चेंज क्या, जैसे मान लो कि आपका प्रोडक्ट आपने बनाया है 5 रुपये में और आपका बिक रहा है 4 रुपये में, कम में, तो आप सप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आपको वहाँ पे लॉस होने वाला है, तो आप सप्लाई वहाँ पे कम कर दोगे। तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया क्योंकि आपके प्रोडक्ट में प्राइस में चेंज आया, ठीक है। अ चेंज इन सप्लाई मीन्स दैट एट ईच प्राइस अ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कम्युनिटी विल बी सप्लाइड देन प्रीवियसली। अ चेंज इन सप्लाई क्या करता है? वो मतलब बताता है कि हर एक प्राइस पे एक डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी सप्लाई की जाएगी पहले से, ठीक है, उसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। व्हेन अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, मतलब कि जब एक प्राइस में जो
कमोडिटी का प्राइस में राइज करता है वो किसी एक क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज करता है किसी भी कमोडिटी की, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। मतलब कि जब प्राइस में राइज होता है किसी कमोडिटी का और वो लीड किस में करता है, क्वांटिटी सप्लाइड के इंक्रीज में, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू द राइज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विस एट द सेम प्राइस। इंक्रीज सप्लाई क्या होता है कि जब कोई भी गुड की सप्लाई है वो राइज करती है या सर्विस की सेम प्राइस पे राइज करती है। जैसे मान लो कि प्रोडक्ट 5 रुपये का है, 5 रुपये का भी है और सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज होगी, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। में सप्लाई में इंक्रीज हुआ है, लेकिन जब कमोडिटी का प्राइस जो सप्लाइड है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है किसके अकॉर्डिंग, जो उसका प्राइस अगर राइज हो रहा है, मतलब कि प्राइस राइज हुआ तब सप्लाई राइज इंक्रीज हुई है, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, बात समझ आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक मिनट, तो आपको डिफरेंस बताना है किसमें, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी की बात करूं, टोटल मींस पूरी, यूटिलिटी मींस मतलब सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, पूरी सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर ड्राइव्स, जिस कंज्यूमर को मिलती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने पर जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया है, दैट अ कंज्यूमर एक्सपीरियंस, जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड इज कंज्यूम, जब एक यूनिट और गुड का क्या होता है, कंज्यूम होता है, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर लेते हैं, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है, दैट अ कंज्यूमर एक्सपीरियंस, जिस कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड इज कंज्यूम्ड, जब एक यूनिट गुड्स का और ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है तो चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं एवरेज यूटिलिटी की, तो एवरेज यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी इन विच द टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स। मतलब कि एवरेज यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसमें द टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, मतलब जो कंजम्पशन की टोटल यूनिट्स है गुड्स की, इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स, मतलब कि आपने कितना गुड्स का कंजम्पशन किया है उसको डिवाइड किया जाता है किससे, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, उससे उसे बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी। तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या है, टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाई सप्लाई कर्व शिफ्ट, सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों करता है, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग, वो सेवरल फैक्टर्स पे सप्लाई करता है जिसमें से कुछ फैक्टर्स हैं जैसे चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज आया, जैसे रॉ मटेरियल हो गया या लेबर कॉस्ट हो गया, इसमें चेंज आया, उससे क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मतलब कि आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उस पे बेस पे आपने क्या किया कि आप पहले आप मशीन का यूज़ नहीं करते थे, आप मशीन का यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो स्टॉक है वो इंक्रीज होगा। हमने पढ़ा था कि स्टॉक इंक्रीज मतलब सप्लाई इंक्रीज होना, तो इसमें भी आपका सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। अब बात करते हैं चेंजेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होगी, द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड नंबर ऑफ सेलर्स या प्रोड्यूसर, जो आपकी कंपटीशन उसका लेवल क्या है और कितने नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसर उसकी डिपेंड करता है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा या नहीं होगा। फोर्थ है एंड द रेगुलेटरी एंड टैक्स एनवायरनमेंट, मतलब कि टैक्स कैसा लग रहा है, रेगुलेटरीज क्या है, कौन कौन सी आपको पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9th शॉर्ट नोट्स की, तो रिलेवेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की रिलेवेंस क्या है, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हैज रिलेवेंस एट द माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल, इसकी जो रिलेवेंस है वो कैसे है, माइक्रो में भी है एंड मैक्रो में भी है। वी कैन लिस्ट द फॉलोइंग 4 इंपॉर्टेंट एरियाज इन विच द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इज रिलेवेंट, हम 4 इंपॉर्टेंट एरियाज दे रहे हैं जिसमें कि जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा रिलेवेंट है। ठीक है, तो पहला है प्राइस थ्योरी, दूसरा है थ्योरी ऑफ फर्म, मतलब प्राइस की थ्योरी क्या है, दूसरा है थ्योरी ऑफ फर्म्स कैसी है, तीसरा डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कितनी है। ठीक है, और चौथा है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी क्या है। तो ये 4 थ्योरी है जो कि रिलेवेंट एक दूसरे से। अब बात करते हैं 10th का अदर कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अदर कॉस्ट क्या होती है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, मैं इसको पहले समझा चुका हूँ एक क्लास में, आई थिंक या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर आपको ये मिल जाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैंने कहने की इसको समझाया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, इसको समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक्स टर्म्स दैट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू चूज समथिंग एल्स, मतलब ये वो कॉस्ट होती है, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, 2 मेरे पास ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है, सेकंड में उतना कम प्रॉफिट है। अगर मैंने पहला ऑप्शन चूज ना करके सेकंड ऑप्शन चूज किया किसी रीजन की वजह से, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, मुझे जो लॉस हुआ है उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसे आप सिंपल समझ लो कि मेरा एक फ़ोन है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, एक अजनबी है वो उसको खरीद रहा है 15,000 रुपये में, एक मेरा दोस्त है बहुत करीबी, उसने बोला भाई मुझे बेच दे, मेरे पास रुपये 15,000 तो नहीं लेकिन 10,000 में बेच दे। तो मैंने क्या किया, दोस्त समझ के दोस्त के नाते उसको 10,000 रुपये में दे दिया। ठीक है, अब 10,000 रुपये में मैंने बेचा है तो मेरे 5,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ है।
तो जो 5,000 का लॉस हुआ है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब बात करते हैं अदर कॉस्ट की। तो अदर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस आर दोज दैट आर नॉन ऑपरेटिंग एंड डू नॉट रिलेट टू द मेन बिजनेस ऑपरेशन। अदर कॉस्ट या अदर एक्सपेंसेस वो होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं एंड उसका कोई मतलब नहीं रहता किससे, मेन बिजनेस ऑपरेशन से। एग्जाम्पल है रेंट हो गया, रिपेयर्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस हो गया, टैक्स पेनल्टीज हो गई। ये वो कॉस्ट हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, ठीक है, ऑपरेशन से इनका कोई लेना देना नहीं होता है और मेन बिजनेस ऑपरेशन से इनका कोई मतलब नहीं होता। रेंट नॉन ऑपरेटिंग या रेंट को ऐसा कोई कोई गुड्स प्रोड्यूस होती है क्या, नहीं होती, लेकिन रेंट का उसमें कॉस्ट आता है। रिपेयर्स हो गया, आप मशीन रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उससे ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मशीन से होता है लेकिन रिपेयरिंग से नहीं होता है। तो ये वो कॉस्ट हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओलिगोपॉली क्या होता है। एन ओलिगोपॉली इज अ मार्केट फॉर्म इन विच द मार्केट और इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स। ओलिगोपॉली क्या होता है, एक मार्केट फॉर्म है जिसमें मार्केट या इंडस्ट्री किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर मार्केट एंड इट्स टाइप। तो हमसे पूछा जा रहा है 12th में फैक्टर मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ क्लास रिकॉर्ड कर लूँ, मेरी भी एग्जाम्स हैं एंड टाइम देखो फिर से।